नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बातचीत करेंगे एक आदिवासी साहित्य से जुड़ी हुई एक कविता की। वो कविता है कथा शाल्वन के अंतिम साल की। और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो रामदयाल मुंडा हैं, जो कि एक आदिवासी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज रामदयाल मुंडा की एक कविता जो कथा शाल्वन के अंतिम साल की शीर्षक से है, इस पे बातचीत करेंगे कि इस कविता में किस तरह से वो आदिवासी विमर्श पे बातचीत करते हुए आदिवासी जनजीवन में जुड़ी हुई समस्याओं को उकेरते हुए नजर आते हैं। तो पद्मश्री रामदयाल मुंडा यानी कि रामदयाल मुंडा जी को पद्मश्री भी मिल चुका है। व्यक्तित्व के बहुआयामी थे। 80 के दशक में उनके 2 काव्य संग्रह हिंदी में प्रकाशित हुए थे। उनकी कविताओं में स्वप्नशीलता है। वे यथास्थिति को अस्वीकार करके परिवर्तन के पक्ष में खड़े होते हैं। वे परिवर्तन के पक्षधर हैं। उनकी परिवर्तन नामक कविता में वर्तमान विकराल स्थितियों और विद्रूपताओं का विरोध है। वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत काव्य संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत कविता है कथा शाल्वन के अंतिम साल की कथा। रामदयाल मुंडा ने 80 के दशक में ही घटते जंगल और कटते शाल्वन को केंद्र में रखकर, यानी शाल्वन का मतलब क्या है कि साल, जो सखुआ का पेड़ हम कहते हैं अपनी अगर गंवई भाषा में बातचीत किया जाए, तो उस सखुए के पेड़ों से भरे हुए घने जंगल के उन पेड़ों की कटाई को लेकर के उन जंगल के में रहने वाले आदिवासी जीवन के संकट को केंद्र में रख के इस महत्वपूर्ण कविता को उन्होंने लिखा है। याद रहे कि झारखंड आंदोलन के समय 1978 में जंगल आंदोलन सफलतापूर्वक चलाया गया था। 80 के दशक में ही कोयलाकारों ने, यानी कि जो कोयला खदानों में काम कर रहे थे, आंदोलन चल रहा था। जल जंगल जमीन हमारा है, ये समय हर समय से आदिवासियों का एक नारा रहा है। ये शब्द नगाड़े की तरह पूरे छोटा नागपुर में बज रहे थे। छोटा नागपुर जो पठार है वो बेसिकली झारखंड के एरिए में पड़ता है। ऐसा ऐसे समय में रामदयाल मुंडा जैसे चिंतक, लेखक, संस्कृति कर्मी और अपने सामाजिक दायित्वबोध से कैसे दूर हो सकते थे। जहां 80 के दशक में इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, पेड़ों को काटा जा रहा था, नई नई फैक्ट्रियां बन रही थी, नए नए कॉलोनी बन रहे थे, वहां आदिवासी जीवन को संकट में देखते हुए रामदयाल मुंडा जैसे जो प्रगतिशील आदमी हो किस तरह से चुप हो सकता है। वस्तुतः रामदयाल मुंडा ने ही भूमंडलीकरण के पूरे प्रभाव का आकलन सबसे पहले किया था, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2002 में प्रकाशित उनकी किताब आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। कवि रामदयाल मुंडा ने आदिवासी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण पेड़, ये आदिवासी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण पेड़ साल, यानी कि इसे सखुआ के काटे जाने पर चिंता जताते हुए बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता लिखी कथा शाल्वन के अंतिम साल की। यह कविता ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के इस संकट के इस दौर में अपने समाज समुदाय के साथ ही प्रकृति व अपने परिवेश के प्रति सचेत रहने और चिंतन करने के लिए विवश करती है। आप ध्यान देंगे कि जो रामदयाल मुंडा ने इस कविता को लिखा, उस कविता में उन्होंने उस समय के दौरान जो शाल नामक वृक्ष से, जो आदिवासी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है, उनके कटते हुए देखते हुए उनके मन में जो पीड़ा उभरी, उससे ये कविता उन्होंने लिखा है। तो आप साल यानी कि सखुआ का जो पेड़ है, जो पर्यावरण के लिए बहुत सही है, छायादार वृक्ष होता है जिसमें आदिवासी अपने जनजीवन को बड़े ही सुचारू रूप से निभाते हैं। तो वो जब जंगल के कटने पे अपने जो भी उनके घास फूस के घर थे, जो भी उनके टिम्बर के घर थे, उससे बेघर हो रहे थे, तो उस तरह की चिंता इनके मन में उभरी और उस उभरी हुई चिंता के का परिणाम है ये कविता। तो इस कविता में आप जरूर आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखेंगे, आदिवासियों के जीवन को अपने बार बार अपने मस्तिष्क में लाएंगे जब पढ़ते समय, तब जाके ये कविता आपको
बड़े ही सरल शब्दों में समझ में आएगी। बहुत ही कठिन शब्दों को न प्रयोग करते हुए आसान भाषा में इस कविता को रामदयाल मुंडा जी ने लिखा है। कहते हैं कि वीरान सालवन, यानी कि जो शाल वन है, शाल पेड़ों का जो वन यानी कि जंगल है, वो अब धीरे धीरे वीरान हो रहा है। कैसा विरोधाभास! किंतु लगता है कालक्रम में बहुत सी असंगतियों की तरह यह असंगति भी लोग सह लेंगे, जब हम अग्रजों अनुजों का यह संवेद संहार समाप्त हो जाएगा और इस व्यर्थ में से एक नया अर्थ निकलेगा। कहने का मतलब है कि जो शालवन वीरान हो रहा था, उसको एक एक साल का वृक्ष है, जो साल अंतिम साल के रूप में उस जंगल में बचा हुआ है, और वो साल का वृक्ष ही ये पूरी कविता पढ़ेगा। आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो सालवन यानी कि जो सखुआ के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है, वो पूरा जंगल कट चुका है। अंतिम वो सखुआ का पेड़ बचा हुआ है, जिसे हम साल वृक्ष के नाम से जानते हैं। वो साल वृक्ष ही इस कविता को पढ़ेगा अंत तक। तो आप ध्यान दीजिए कि एक पेड़ ये कविता पढ़ रहा है। तो वो पेड़ कह रहा है कि कैसा विरोधाभास! कालक्रम में बहुत सी असंगतियों की तरह यह भी एक असंगत की तरह मानते हुए इसे भी हम झेल लेंगे, और इस तरह के व्यर्थ काम के से भी एक कुछ नया अर्थ निकल ही जाएगा। आगे कहते हैं, पेड़ कहता ही है कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं कट रहा हूँ। पेड़ कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है कि मैं काटा जा रहा हूँ। विकलांग होकर भी कहीं न कहीं मेरा अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, और उस अर्थ में मैं अजर अमर हूँ। किंतु यह जो अपने साथी जंगल के आदमी के किसी बड़े काम में नहीं आ सकने का दर्द है, वह मुझे कहीं चैन से नहीं रहने देगा। मतलब जो साल वृक्ष है, वो कह रहा है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कट रहा हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि जो अब तक मैं आदिवासी लोगों के जीवन का एक हिस्सा रहा करता था, उनके जीवन में थोड़ा-सा भी अपना सहयोग दिया करता था, उनके प्रति अपना थोड़ा-सा भी कोई न कोई मेरा अस्तित्व था उनको लेकर के, उसका दुःख है मुझे उसका दुःख मुझे सता रहा है। क्योंकि अगर मैं कट भी जाऊँगा, तो कहीं न कहीं किसी बेड में, किसी टेबल में, किसी भी इमारती काम में मैं यूज़ होके मेरा अस्तित्व तो बचा रह जाएगा, लेकिन मैं फिर से उन आदिवासियों के काम नहीं आ पाऊँगा, उन जंगल में रहने वाले आदमियों के काम नहीं आ पाऊँगा, जिनके दर्द को मैं थोड़ा बहुत चैन की छाह देता था, और थोड़ा बहुत उनको एक घर का भी आभास कराता था। आगे कह रहा है कि मेरे ही सामने उस दिन ठेकेदार साहब ने नागों की झोपड़ी को देखकर अपने इंजीनियर साथी से कहा था। नागो जनजाति है, जो छोटा नागपुर की पठार में रहती है। कह रहा है कि उस दिन वो पेड़ कह रहा है कि उस दिन ठेकेदार साहब ने नागों की झोपड़ी को देखकर अपने इंजीनियर साथी से कहा था कि बेवकूफ़ हैं साले, टिम्बर से घिरे हैं पर ढंग का मकान बनाने का भी अक्ल नहीं आई। मतलब कि वो आदिवासी जनजीवन पे कटाक्ष करते हुए कहता है कि ये लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, बिना किसी अक्ल के हैं। मतलब कि ये इनके अंदर उस तरह का बौद्धिक चेतना नहीं है, ये टिम्बर से घिरे हैं, लेकिन एक घर नहीं बना पा रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष वो अपने इंजीनियर से कहता है, जो ठेकेदार रहता है। फिर क्या कहता है कि फिर उन्हीं के सहयोगी कहते हैं कि जंगल का आदमी जंगल काट कर बर्बाद कर रहा है। और जो इंजीनियर के साथी रहते हैं, जो ठेकेदार के साथी रहे, वो उल्टे इन्हीं जंगल के आदमी यानी कि आदिवासियों पे आरोप करते हैं कि जंगल का ही आदमी जंगल काट रहा है, इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि आज के भी दौर में जंगल की जो लकड़ियां हैं, वो बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े स्तरों पे
बड़े बड़े लोडर गाड़ियों से कटवा कटवा के उन्हें इमारती प्रयोग में यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी जंगल से लकड़ियाँ चोरी होने की बात आती है तो वो गरीब तबकों पे हाशियों से हाशिए पे जो लोग हैं उस पे आरोप लगा दिया जाता है कि ये लोग लकड़ी अपने अपने यूज के लिए जंगल से चुरा के ले जा रहे हैं। वही काम यहाँ उस ठेकेदार के सहयोगी ने कहा कि जंगल का आदमी यानी कि आदिवासी लोग ही जंगल को काट कर बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। मतलब कि जो जंगल का आदमी है जंगल को काट के बर्बाद कर रहा था, तो अब उसकी रक्षा उस ठेकेदार को दिया गया है। उसका कहने का मतलब ये था। आप सोचिए कि किस तरह से आ, एक तरह से नुकसान भी करना और उस नुकसान का जो पूरा भांडा है वो जिसको नुकसान हो रहा है उसी के ऊपर फोड़ देना, इस तरह की बात सामने आती थी। और शायद इसीलिए इसकी रक्षा हो रही है टिम्बर मार्चेंट्स के गोदामों में, उनकी तिजोरियों में, नोटों के बंडलों के रूप में। अब ध्यान दीजिए कि जो ठेकेदार हैं, जो टिम्बर यानी कि जो लकड़ी के कारोबारी हैं, उनकी तिजोरियां भर रही हैं जंगल की लकड़ियों को काट के, उन्हें इमारती प्रयोग में ला के, उसके नए नए नक्काशी हुए सामानों को बेच करके इस तरह से जंगल की रक्षा की जा रही है। रामदयाल मुंडा जी इस तरह से पेड़ के माध्यम से उस जंगल में जंगल के कटने पर आदिवासी जीवन के में आने वाले संकट को केंद्र में रख के इस कविता को लिख रहे हैं। कविता और आगे बढ़ती है और ऐसे में आता है कि और जंगल के आदमी को क्या मिला। प्रश्न उठता है कि जंगल के आदमी को मिला क्या है इस जंगल की रक्षा करने वाले ठेकेदारों से। सिर्फ यही कि फल फूलहीन कटीली झाड़ियां बच जाती हैं। सारे अच्छे पेड़ जो साल सखुआ के पेड़ हैं उसको ठेकेदार काट ले जाते हैं और पानी के बहाव से निरंतर छटती जा रही है अनवर जमीन। यानी कि पानी की बहाव से हमेशा जो सबसे उर्वर जमीन थी वो छटती जा रही। वो कह रहा है कि इस तरह से जंगल के आदमी को क्या मिला। वो ठेकेदार जो दावा कर रहे हैं कि हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए, तो उनकी रक्षा के दौरान जंगल के आदमी को क्या मिला। मिला बस इतना कि फल फूलहीन कटीली झाड़ियां मिली, पानी के बहाव से निरंतर छटती जा रही अनवर अनवर जमीन। अब इस शब्द को ध्यान दीजिए, ये उर्वर का विलोम होता है। यहाँ कवि का कहने का मतलब इतना है कि जैसे जैसे पेड़ कटता जा रहा है, नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो और जमीनों को अपने में मिलाते जा रहा है और आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे उनके घरों के पास तक नदियां आ पहुंची हैं। इस तरह से उनके जीवन में एक और नया तरीके का संकट आ रहा है जिसमें जंगल की कमी के साथ साथ जमीन की भी कमी होने लगी है। अब क्या है कि मैं जानता हूँ नए जंगल भी लगेंगे किंतु वह शालवन नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि नए जंगल भी लगेंगे लेकिन वो सालवन नहीं होगा, कमर्शियल पेड़ होंगे। मतलब कि वो मोटे मोटे सखुआ और यानी कि सालवन के वृक्षों को काटने के बाद ये पेड़ जो अंतिम सखुआ बचा हुआ है वो कह रहा है कि मुझे पता है कि नए जंगल तो लगेंगे लेकिन वो सालवन नहीं होंगे, वो बहुत छाया वाले वृक्ष नहीं होंगे। वो जो पेड़ होंगे वो पूरा तरह से कमर्शियल होंगे यानी कि व्यापारिक होंगे। व्यापार को ध्यान में रख के वो पेड़ लगाए गए होंगे, जिसका अर्थ हुआ कॉमर्स से जिसका काम नहीं उसके लिए ये पेड़ किसी काम के नहीं हैं। मतलब कि वो ऐसे पेड़ होंगे जो व्यापार में नहीं जुड़ा होगा, उसके लिए ये पेड़ किसी काम के नहीं आने वाले हैं। पर हम पेड़ों की सृष्टि का उद्देश्य कॉमर्स से बहुत ऊपर तक जाता है। उसके पीछे जो दृष्टि है वो दिव्य है। वो शालवन कहता है कि हम पेड़ों की जो उद्देश्य है वो किसी तरह से व्यापारिक न होके एक बहुत ऊंचे स्तर तक जाता है और जो ऊंचे स्तर पे वो जो दृष्टि पाता है वो एक अपने आप में दिव्यता को प्राप्त करता है। हमसे मिलने वाले कंदमूल,
फल फूल सबके हैं। और वो कह रहा है कि जो हम पेड़ हैं, हमसे मिलने वाले जो कंदमूल या फल फूल हैं वो सबके हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो बलकल पत्तियां हैं वो भी सबकी हैं। वर्षा के पानी से पहाड़ पर से उतरने वाली उर्वरा शक्ति भी सबकी है। कहने का मतलब है कि जब एक पेड़ है, उस पेड़ पे अधिकार सबका है। उस पेड़ के कंदमूल पर, उस पेड़ के फल फूल पर, उस पेड़ की मिलने वाली जड़ी बूटियों पर, उस पेड़ के बलकल और पत्तियों पर, या फिर उस पेड़ के वजह से जो वर्षा के रूप में वर्षा होती है, और वो पानी जो पहाड़ों से उतर के अपने साथ में उर्वरक शक्ति लेके आता है, उस पे भी सबका अधिकार है। अब क्या कह रहा है कि जंगल प्रकृति का नियामक है। ये बहुत ही कोट लाइन है। नियामक का मतलब क्या है कि जंगल जो है वो प्रकृति के नियम को बनाने वाला है। अब किस तरह से नियम को बनाने वाला है कि एक जंगल जब है तो जंगल में हजारों पेड़ हैं। हजारों पेड़ होने की वजह से हमें हजारों तरह के जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने ज़्यादा जंगल होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की खतरा उतना कम, पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहेगी, वर्षा की दर में वृद्धि होगी। इस तरह से देखें तो जंगल जो है वो प्रकृति का नियामक है। जंगल का आदमी जानता है कि मैं उसी का विस्तार हूँ। जो जंगल का आदमी है, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, उनको ये भलीभांति पता है कि वो जंगल के ही विस्तार का एक रूप है। उनकी व्यष्टि का समष्टि रूप है। मतलब कि वो जो व्यक्ति है जंगल का, उसका जो समष्टि रूप है वो और कुछ नहीं, वो जंगल ही है, वो प्रकृति है, वो पेड़ ही है उसके समाज, जिनसे वो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हम अगर किसी फिल्मों को देखें, पुराने समय के दिखाता है जितने भी जंगल को लेकर के, चाहे वो हम टार्जन वाली फ़िल्म की बात करें, तो वो देखते हैं कि हम जंगल में वो पेड़ों से, जानवरों से भी बात करता रहता है। तो ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो उस तरह की जो व्यष्टियाँ हैं, उनकी जो समष्टि है, यानी कि उनका जो समाज है, वो जंगल ही है, वो जंगल के पेड़ ही हैं। और वो यह भी जानता है कि जंगल को नष्ट करना यानी कि खुद को नष्ट करने के बराबर है। यानी कि जो जंगल का आदमी है, जो आदिवासी लोग हैं, उनको ये पता है कि जंगल को नष्ट करने का मतलब कि खुद को नष्ट करना, स्वयं को नष्ट करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जंगल का आदमी मेरी पूजा करता है, और इसलिए उस जंगल में रहने वाला आदमी यानी कि आदिवासी समाज के लोग मेरे मेरी पूजा करता है, यानी कि सालवन की पूजा करता है, यानी कि साल वृक्ष, सखुआ वृक्ष की पूजा करता है। वह सखुआ वृक्ष जो कंदमूल, फल के साथ साथ छाया प्रदान करता है, अर्थात उन्हें घर की तरह एक अनुभव देता है, आभास देता है, जिसके छाया के भीतर रह के वो अपना जीवन गुजारा करते हैं। यहाँ तो बाहर से वृक्ष लगाएं, पुण्य कमाएं, और भीतर से वृक्ष काट पैसा लूटें वाली नीति बरती जा रही है। अब रामदयाल मुंडा जी उस समय में चल रहे नीतियों पे कटाक्ष करते हैं। बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे झारखंड के समय में, आदिवासी लोगों के जीवन की बदहाल स्थिति हुई थी, तो वो नीतियों पे व्यंग करते हैं कि यहाँ तो बाहर से, यानी कि बाहरी परिवेश में ऐसा माहौल बनाया गया था सत्ता के तरफ से कि वृक्ष लगाएं, पुण्य कमाएं, और भीतर से यानी कि अंदर से वृक्ष काट पैसा लूटने वाली नीति बढ़ती जा रही थी। आज भी आप इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं कि लगातार 5 जून जब आता है तो पर्यावरण दिवस पे करोड़ों वृक्ष लगाने का हर साल रिकॉर्ड टूटता है। और जब जंगलों की तरफ आप जाते हैं तो जो जंगल 50 किलोमीटर के हुआ करते थे, अब वो हर साल 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर घटते जा रहे हैं। तो इस तरह की नीतियां आज भी समाज में या फिर तत्कालीन समय में भी व्याप्त हैं। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसके पीछे दर्शन ही दूसरा है। मतलब कि जो आज के पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है वो पूर्णतः कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक हो चुका है। चाहे वो अब उस तरह के छायादार वृक्षों से मतलब नहीं है, किस वृक्ष से कितना पैसा मिलेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है।
उस दिन वन महोत्सव के दिन मंत्री जी अपने बेटे से पूछ रहे थे, जानते हो बेटे, हम क्यों साल के बदले यूकेलिप्टस पेड़ लगवा रहे हैं? कौन से पेड़ पापा? यूकेलिप्टस, वही जो आसमान के ऊंचे पतले उठते हैं, वही खजूर की तरह बिन छाया वाले। हाँ हाँ वही। पता है क्यों? नहीं पापा, मुझे नहीं मालूम। क्यों? बेटे, हम ऋषियों की एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, जो पेड़ों के नीचे न बैठकर उनकी चोटियों पर बैठा करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि रामदयाल मुंडा जी यहाँ एक विस्तृत तरीके से कविता में राजनीतिक परिवेश को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजनीति में बैठे हुए सत्ता के जो लोग हैं, जो भी नेतागण हैं, वो भी किस तरह से उस जल जंगल जमीन वाले नारे को ध्वस्त करते हुए जंगल को एकाएक ठेकेदारों के हाथों से कटवा रहे हैं। और उसी संबंध में एक छोटा सा संवाद भी इस कविता में रामदयाल मुंडा जी प्रेषित कर रहे हैं कि वन महोत्सव के दिन मंत्री जी यानी कि कोई नेता अपने बेटे से पूछ रहे थे कि जानते हो बेटे, हम क्यों साल के वृक्ष के बदले यूकेलिप्टस पेड़ लगवा रहे हैं? वो साल का वृक्ष जो आदिवासी संस्कृतियों का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ था, उन पेड़ों को कटवा के यूकेलिप्टस लगवाया जा रहा था। और उसी के संबंध में मंत्री जी अपने बेटे से सवाल करते हैं कि वो साल के बदले यूकेलिप्टस क्यों लगवा रहे हैं, जो कि उनके बेटे को नहीं पता था कि वो क्यों लगाए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि यूकेलिप्टस वही जो आसमान से ऊंचे पतले उठते हैं, बिन छाया वाले। ये महत्वपूर्ण चीज है कि बिन छाया वाले वो पेड़ जिसमें आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, अब वो लगवा क्यों रहे हैं? ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि बेटे, हम ऋषियों की एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, जो पेड़ों के नीचे न बैठकर उनकी चोटियों पर बैठा करेंगे। जो पेड़ों के नीचे न बैठकर, यानी कि जो ऋषि महात्मा थे, जो पेड़ों के नीचे बैठ के अपने तपस्या करते रहते थे, उस पे अब एक नया व्यंग रामदयाल मुंडा जी ने कहा कि जो राजनीति यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो ऐसे तरह के पेड़ लगा रहे हैं, बिना छाया वाले लंबे पतले पतले ऊंचे पेड़ यूकेलिप्टस के लगाए जा रहे हैं कि उनकी चोटियों पे बैठ के सभी ऋषि मुनि अपनी तपस्या करेंगे। और अब आगे क्या है कि तब तो पापा उन्हें अंतः चक्षुओं की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बाहरी आंखों से ही वे दूर दूर तक देख सकेंगे। अब तक जो कहा जा रहा था कि भारतीय संस्कृति में जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास अपनी एक आंतरिक चक्षु होती है, यानी कि अपनी एक आंतरिक आंख होती है। यहाँ उस मंत्री के बेटे ने इसको भी खारिज करते हुए कहा कि जब हम उतने बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, उसकी चोटियों पर ऋषि बैठा करेंगे, तो उनके पास अंतःचक्षु की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो बस बाहरी आंखों से ही दूर दूर तक देख सकेंगे। जिस तरह से बाहरी मन से नीतियों को बढ़ता जा रहा था कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, अब वो आंतरिक और बाहरी चीज़ों को यहाँ जोड़िए कि बाहर से पेड़ लगाइए, पुण्य कमाइए वाली स्थिति चल रही थी। और इसी तरह के परिवेश को वो दुनिया में भी व्याप्त कराना चाह रहे हैं कि बाहरी आंख होगी, बाहरी आंख से वो दूर दूर तक देख सकेंगे। मंत्री जी अपने बेटे की बुद्धिमत्ता पर बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि आगे चलकर वह जंगल विभाग का एक बड़ा अफसर बनेगा। किस तरह से देखिए कि किस तरह से व्यंग करते हुए एक राजनीतिक नेता और उसके पुत्र के बीच में संवाद करते हुए कितना बड़ा एक अर्थ दे रहे हैं रामदयाल मुंडा जी कि मंत्री अपने बेटे से पूछ रहा है कि वो साल के बदले हम यूकालिप्टस क्यों लगा रहे हैं, बड़े बड़े पतले ऊंचे वृक्ष। और वो संस्कृति को भी घुसा रहा है कि जो लोग आज तक वृक्षों की छाया में रहते थे, वो अब जाके उसकी चोटियों पर बैठेंगे और उन्हें अब आंतरिक जो उनकी दृष्टि थी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जब ऊंचाई पे बैठ जाएंगे तो वो दूर से ही दुनिया को बहुत
बिना जाने ही दुनिया को खूबसूरत कहने लगेंगे। जिस तरह से मंत्री और नेता कहते हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समाज जी रहा है, खा रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपने बड़ी-बड़ी इमारतों में बैठे हुए 2 बीएचके के फ्लैट के विंडो से केवल देखते हैं दुनिया को, इसलिए वो ऐसी ही दुनिया बनाना भी चाहते हैं। अब आगे क्या है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? वो सालवन कह रहे हैं, साल का वृक्ष कह रहा है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ और क्रोध से पागल हुआ जा रहा हूँ। वो सब कुछ अपनी आँखों के सामने ये सब देख रहा था और उसे क्रोध ने जकड़ रखा था। मुझे अगर इस षड्यंत्र का पता होता तो विकसित करता अपने भीतर विषाक्त कोई द्रव, जो मेरी खाल छूने वाले को कर देता खार-छार। वो शालवन जो अंतिम साल है उस जंगल का, उसके अंदर अब एक अलग तरह की चेतना जग रही है। वो प्रगतिशील चेतना जग रही है और वो कह रहा है कि मैं क्रोध से पागल हुआ जा रहा हूँ। अगर इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र का, अगर इस तरह के किसी भी इस तरह के षड्यंत्र यानी कि किसी भी इस तरह की जो नीतियाँ हैं इसकी मुझे भनक होती, तो मैं अपने अंदर एक कोई विषाक्त विष का एक लिक्विड बनाता, जो मेरी खाल को छूने आता है, अर्थात मुझे जो काटने आता, वृक्ष को काटने वाले जो ठेकेदार आते और जब वो मुझे छूते तो मैं उनको खार-छार कर देता। अब उसके अंदर की चेतना जगी है और उसे क्रोध आ रहा है और यही आंदोलन का स्वर रामदयाल मुंडा जी आदिवासी जनजीवन के अंदर चाहते हैं कि वो अपने पेड़ों को बचाने के लिए वो उसी तरह के विषाक्त द्रव को चेतना के रूप में जागृत करें, या कि ओढ़ता कांटे के चुभते मात्र दृष्टिपात पर, यानी कि एक ऐसा अपने ऊपर कवच लगाता कि जो उस पे कांटे लगे होते और वो दिखता नहीं, लेकिन जब वो छूने आता तो उसे कांटे चुभ जाते। कभी-कभी सोचता हूँ अच्छा ही हुआ कि अपने साथी जंगल के आदमी के जीवन के पूर्ण विघटन से पहले हम ही जा रहे हैं। वो कह रहा है कि जो जंगल के आदमी हैं, जो आदिवासी हैं, उनके जीवन में विघटन आने से पहले मैं जा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। विघटन जो यूँ ही हो रहा है, हमसे लगे किंतु कुछ स्वतंत्र कारणों से भी इस समय आदमी की नियति ही कुछ ऐसी हो गई है कि उसकी सुगति की आशा अगति से दुर्गति में बदल गई है। कह रहा है कि इस समय जो आदिवासी लोग हैं या फिर तत्कालीन समाज या इस समय भी जो समाज में लोग हैं, उनकी सुगति की जो आशा है, जो उम्मीद है, सुकर्मों का जो उम्मीद है, उस पे एक ब्रेक लगा है। वो अगति में बदलते हुए अब धीरे-धीरे दुर्गति में बदल गई है। आप ध्यान दीजिए कि हम धीरे-धीरे जो चाल हमारी होती है, उस पे एक ब्रेक लगता है और वो ब्रेक लगते-लगते एक दुर्गति में बदल जाती है। इस तरह की स्थिति समाज में व्याप्त हो गई है और यह जो परिवर्तन हो रहा है इस तरह का, ये परिवर्तन ज़रूरी है शायद, सभ्यता के पतन ज़रूरी है शायद। यानी कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, उसमें आदिवासी जीवन में संकट आ रहे हैं, आदिवासी सभ्यताएँ विलुप्त हो रही हैं, आदिवासी संस्कृतियों में विकृतियाँ आ रही हैं, आदिवासी संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, आदिवासी जो मान्यताएँ हैं उसका ह्रास हो रहा है, आदिवासी भाषाओं में कमी आ रही है, आदिवासी लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात आदिवासी सभ्यता धीरे-धीरे पतन की ओर उन्मुख होती जा रही है। इस पे कटाक्ष करते हुए रामदयाल मुंडा जी कहते हैं कि ये परिवर्तन ज़रूरी है शायद, हमें ये सभ्यता का पतन ज़रूरी है शायद। आप ध्यान दीजिए कि जो पंक्तियाँ हैं, ये ये जो पंक्तियाँ हैं, वो कटाक्ष करते हुए वर्तमान में जो हम आधुनिक बनने के होड़ में हैं, अपनी संस्कृति को भुला के आधुनिक बनने के जो होड़ में हैं, पेड़ों को काटते हुए नई-नई कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, नए-नए बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बसा रहे हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं
वो कह रहे हैं कि ये परिवर्तन ज़रूरी है शायद, सभ्यता का पतन ज़रूरी है शायद, जिससे हमारे जो आदिवासी समाज की चली आ रही बनी-बनाई संस्कृति है, उसमें विकृतियाँ आ रही हैं, उसमें विलुप्तता आ रही है, उसका ह्रास होता जा रहा है, आदिवासी भाषाओं में विकृतियाँ आ रही हैं। तो ये इस तरह का जो परिवर्तन है वो कहीं न कहीं आदिवासी सभ्यता को प्रभावित कर रहा है और इसी तरह के आदिवासी सभ्यता के प्रभावित करने वाले कारकों को चिंता के केंद्र में रख के रामदयाल मुंडा जी ने ये अंतिम सालवन के कथा सालवन के अंतिम साल की कविता में उकेरा है, जो पूरे जंगल के कट जाने के बाद एक अंतिम साल वृक्ष के मुंह से ये कथा कहलवाया है। जिन्होंने जो पूरी कथा देख रहा है, जो पूरे दृश्य को अपने सामने देख रहा है और वो देख रहा है कि किस तरह से सरकारी नीति में वृक्ष लगाएं, पुण्य कमाइए, तो बाहरी परिवेश में व्याप्त है, लेकिन जो अंदर अंदर जो आंतरिक मन में उनके आंतरिक मन में जो उनका काला मन बैठा हुआ है, जो उनके मन में कालिमा बैठी हुई है, वो ये कह रही है कि वृक्ष को काटे पैसा लूटने वाली नीति बरती जा रही है। आगे वो वृक्ष एक मंत्री और उसके बेटे के बीच में संवाद के माध्यम से राजनीति का भी पूरा तरह से धज्जियां उड़ाता हुआ आदिवासी समाज में चेतना भरने का काम कर रहा है और अंत में उस साल को गुस्सा आता है, चिढ़न होती है, क्रोध आता है, जिससे वो बौखलाया हुआ कहता है कि मुझे इस तरह के किसी षड्यंत्र का, इस तरह की बर्बर नीतियों के बारे में थोड़ा भी आगाह होता, थोड़ा भी मुझे पता होता, तो मैं अपने अंदर एक विषाक्त द्रव का निर्मित करता। वो द्रव ऐसा होता कि कोई भी मुझे काटने आता तो मैं उसे खाड़-छाड़ कर देता, या फिर एक ऐसे चादरों की तरह अपने खालों में ओढ़ा रहता जो काँटों से भरे होते, दिखते भले नहीं लेकिन जो मुझे काटने आता वो उसको काँटा वो चुभ जाता। और इसी तरह के विषाक्त द्रव, इसी तरह के वो काँटे जो प्रगतिशील चेतना के रूप में बदलते हुए आदिवासी लोगों को जागृत करने का काम करते हुए इस कविता को लिखते हैं रामदयाल मुंडा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे नए-नए टॉपिकों के साथ, नए-नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।